नमस्कार, आप देख रहे हैं जिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ तानिया आशीष नेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वैसे तो हमेशा खबरों में बनी रहती है और सरकार प्रशासन भी यहां के सभी सरकारी संस्थाओं में सुविधाओं के होने का दावा करता है, लेकिन सच्चाई इन दावों से कोसों दूर है। बात अगर सरकारी अस्पतालों की जाए तो स्थिति भयावह है। अपने अच्छे स्वास्थ्य और बीमारी के इलाज की तलाश में मरीज सरकारी अस्पतालों में जाता तो है, लेकिन वहां फैली गंदगी और अव्यवस्थाएं उसे और परेशान कर देती हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन अस्पतालों में फैली अव्यवस्था को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। सरकारी अस्पतालों की इसी कड़वी हकीकत पर पेश है हमारी खास पेशकश, दिल्ली के बदहाल अस्पताल। देश का दिल कही जाने वाली राजधानी दिल्ली हजारों लाखों लोगों की सहूलियत के लिए मानी जाती रही है, लेकिन फिर भी यहाँ के अस्पताल बदहाल से नजर आते हैं। आलम यह है कि मरीजों से ज्यादा यहाँ के अस्पताल बीमार हैं, या यूं कहें कि मरीजों से ज्यादा दिल्ली के अस्पतालों को इलाज की जरूरत है। अस्पतालों में दवाइयाँ, पानी, सफाई और बिजली जैसी सुविधाएं मुंह ताकती हुई नजर आती हैं, तो वहीं असुविधाओं के चलते कई बार मरीज दरवाजे पर ही दम तोड़ देते हैं। यह हाल देश के उस दिल का है जो दिन रात धड़कता है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में असुविधाओं के चलते न जाने कितने दिलों की धड़कनें बंद हो जाती हैं। वहीं प्रशासन की लापरवाही मरीजों को रह रह कर चुराती है। इतना ही नहीं, दिल्ली के ये वो अस्पताल हैं जहां जब कोई नेता दौरा करने आता है तो प्रशासन की लापरवाही पर खानापूर्ति कर असुविधाओं की मैली चादर को पलटकर ओढ़ दिया जाता है। असुविधाओं की ये फेहरिस्त इतनी ही नहीं है, ये वो अस्पताल हैं जहां मरीज आता तो है अपना इलाज कराने, लेकिन अस्पतालों में फैली गंदगी को वो झेल नहीं पाता और इसी गंदगी के बीच मरीज अपने इलाज के इंतजार में एक लंबी लाइन में घंटों इंतजार करता रहता है। लेकिन दिल्ली के बदहाल अस्पताल मरीजों की कोई सुध नहीं लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इन एक्शन। तो ये है असलियत दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं तो नहीं है, यहां इलाज करवाने आने वाले लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, ये हमने दिखाया है आपको इस रिपोर्ट के जरिए। उधर देश की राजधानी में पानी की भारी किल्लत तो चल ही रही है, इसके साथ ही यहाँ पर मजबूरी का एक और चेहरा सामने आया है जो बदहाल सरकारी अस्पतालों का है। जी हाँ, दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के मरीज से लेकर तीमारदार भी प्यास से व्याकुल हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने वाले गरीबों को बाहर से पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है। कुछ लोग आसपास के भूमिगत पंपों का पानी पी रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ये है पूर्वी दिल्ली का लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल। ये दिल्ली सरकार का अस्पताल है और कल्याणपुरी इलाके में है। सरकारी अस्पताल होने के कारण यहाँ आसपास के दर्जनों गांव और आसपास की कई कॉलोनियों के हजारों लोग हर रोज इलाज करवाने यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ इस भीषण गर्मी में पीने के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल में वाटर कूलर तो लगे हैं, लेकिन ये नाम मात्र के ही हैं। ये काम नहीं करते। इनसे ठंडे की जगह गर्म पानी आता है। यही नहीं, इन वाटर कूलरों की सफाई भी अरसे से नहीं हुई। दिल्ली सरकारी अस्पतालों में पानी बिन हाहाकार। अस्पतालों में नहीं है पीने का पानी। गरीब मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी। दवाई खरीदने को पैसा नहीं, लेकिन पानी खरीदकर पीने को मजबूर मरीज। अस्पतालों में लगे वाटर कूलर काम ठीक से नहीं करते। अस्पताल में पीने के साफ पानी के ना मिलने की वजह से मरीज और उनके तीमारदार इस पानी को पीने से बचते हैं। तीमारदारों को यहाँ बाहर की दुकानों से खरीदकर पानी पीना पड़ता है। मैं लाल बहादुर शास्त्री में आया हुआ था अपनी वाइफ को लेकर, तो एडमिट के चक्कर में आया था। तो पानी के लिए उन्होंने बोला था, तो मैं पानी बाहर से लेने के लिए आया था। पानी अंदर है नहीं है ना पीने के वाला, वो कहते हैं पानी है भी है तो उसमें गर्म पानी है, तो इसलिए हमें बाहर लेना पड़ा। ये लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल पे पानी तो बिल्कुल बेकार, एकदम गंदगी कितनी है, देखो पानी पीने लायक है ही नहीं है, मुंह से लगा ही नहीं सकता आदमी। गर्म है, बिल्कुल बिल्कुल गर्म पानी है। मशीन चल रही है, पानी ठंडा ही नहीं है इसमें। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक और यमुना पार दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल GTB
गुरु तेग बहादुर अस्पताल का भी यही हाल है। पानी की किल्लत से ये अस्पताल भी अछूता नहीं है, जबकि इस अस्पताल में दिल्ली के अलावा दूसरे राज्य, खासकर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मरीज भारी संख्या में आते हैं, लेकिन यहाँ भी पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। बिल्डिंग में अंदर की तरफ तो कुछ पानी के पॉइंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर मौजूद सारे पॉइंट्स खराब हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। सबसे बुरा हाल अस्पताल कंपाउंड का है, जहां पानी की व्यवस्था तो है, लेकिन वो गर्म है, जिसे इलाज करने आए लोग पीने के लिए मजबूर है। पानी बहुत बेकार है। ये पानी तो थोड़ी बहुत ठीक भी है, लेकिन गर्म बहुत है पानी, बिल्कुल ठंडी नहीं है। मशीन लगा रखी है ऐसी इन्होंने कि कोई भी काम का पानी नहीं है। अंदर में वो उतने सारे मरीज बैठे हैं, बैठने के लिए सीट नहीं है, खड़े हैं सभी, पंखे भी नहीं चल रहे हैं, ऐसे लगे हुए हैं। पंखे चल रहे हैं? नहीं चल रहे पंखे भी। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार के अस्पताल में इलाज कराने आ रहे लोग पानी की समस्या से परेशान हैं, वहीं नगर निगम के अस्पतालों का भी यही हाल है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाला स्वामी दयानंद अस्पताल में भी इलाज कराने आए लोगों को पानी की समस्या काफी परेशान करती है। यहाँ के कंपाउंड में पानी के लिए टंकी तो लगी है, लेकिन ना तो उसमें वाटर कूलर लगा है और ना ही पानी निकालने के लिए नल लगा है। ज्यादातर नल टूटे पड़े हैं। गर्म पानी आ रहा है, बिल्कुल पीने लायक ही नहीं आ रहा। मतलब क्या करें सर, प्यासे मर जाए, इतना टाइम लग जाए यहाँ लाइन में लगते लगते। पानी भी गर्म ठंडा नहीं मिलता जो इससे पानी पी ले, इतना गर्म पानी आ रहा है। जीटीबी हॉस्पिटल है ये। पानी तो हमें तो गर्म ही मिलता, कभी ठंडा मिलता ही नहीं है। हमें कितने दिन हो गए आते आते, कई साल हो गई। पानी की व्यवस्था भैया ना तो बाहर है ना अंदर है, और प्यासे और परेशान होते हैं। ना गर्म पानी मिलता है, दुनिया की गंदगी हो रही है, कोई आराम नहीं, कोई किसी बात का वो नहीं। पूर्वी दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा लोगों के लिए बने इन अस्पतालों का हाल भगवान भरोसे है। दिल्ली में जहां पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, यहां अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए आए लोगों को पानी तक नसीब नहीं हो रहा। हालत ये हो गई है कि गरीब मरीजों के परिजन अस्पताल के आसपास के हैंडपंपों के पानी का सहारा ले रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खामियाजा मरीजों और उनके तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल प्रशासन इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। मोनिब खान के साथ जर्नलिस्ट इन एक्शन। तो ये दिल्ली के अस्पताल कितने बदहाल हैं, इसकी एक तस्वीर आपके सामने हमने पेश की है इन रिपोर्ट्स के जरिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं। मोनीब खान हमारे साथ लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर से जुड़े हैं। हमारे साथ विश्वजीत झा हमारे सहयोगी आरएमएल अस्पताल के बाहर से हैं। इन दोनों से ही जानेंगे कि यहाँ आने वाले मरीजों का कितना बुरा हाल है, उनके साथ जो उनके तीमारदार आते हैं उनको क्या कुछ झेलना पड़ता है। साथ ही LNJP से हमारे साथ जुड़े हैं विश्वजीत झा हमारे सहयोगी, उनके पास भी जाएंगे। और साथ ही हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में भी मौजूद हैं। डॉक्टर विनोद रैना सीनियर फिजिशियन है, कंसल्टेंट है, IMA के मेंबर हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर रैना का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं विश्वजीत झा के पास। LNJP अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है, मरीज जो अस्पताल के अंदर है क्या परेशानी उनको हो रही है, तीमारदारों को क्या परेशानी हो रही है, पहले ये जानते हैं विश्वजीत। देखिए, निश्चित रूप से गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर जो LNJP अस्पताल है, इसको उपराज्यपाल ने जब पूरी तरह से सरकार चलाने की शुरुआत की तो वो यहाँ पर दौरे के लिए भी आए थे और यहाँ पर काफ़ी कुछ सुधारने की उन्होंने निर्देश दिए थे, लेकिन अभी भी चीज़ें पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई। हालांकि कोशिश की गई चीज़ों को पटरी पर लाया जाए। ये बताएं कि यहाँ पर जो अंदर व्यवस्था है, सब ठीक ठाक व्यवस्था है अंदर? हाँ ठीक है। पानी वानी से मिल जा रहा है? पानी तो गर्म है अंदर, नहीं मिलता? गर्म अंदर, बाहर से पी रहे हैं सुबह से। बाहर से ले रहे हैं? हाँ। क्या पानी वानी मिल रहा है अंदर? पानी की तो बहुत समस्या है, फुहारा चल रहा बस, और पीने के लिए तो बिल्कुल ही ना है। बाहर के लिए बाहर वो 2-2 रुपए का गिलास ले लेके मरीज पानी पी रहा है। क्या 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 हिसाब? पानी तो है सर यहाँ पे पर्याप्त है, पानी तो पर्याप्त लोगों को तो नहीं मिल रहा, उनको पता नहीं, इस वजह से उनको मालूम नहीं है पानी तो। क्या 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 हिसाब किताब है अंदर? व्यवस्था ठीक ठाक है? और हम उधर का तो हर चीज़ ठीक है, यहाँ का क्या व्यवस्था हम नहीं बता सकते हैं। अंदर तो अलग अलग तरफ की जो हालत है, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं है, जो अस्पताल के अंदर इलाज करा रहे हैं, जो अस्पताल के अंदर जा पा रहे हैं,
उन्हें तो वो चीज़ें मिल पा रही, लेकिन जो बाहर हैं उनके लिए वो व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें परेशान होना पड़ता है, जो बॉटल्ड वाटर है वो खरीदना पड़ता है, और जो बाहर जो ठेले पर जो पानी बेचा जाता है उसे लेकर वो अपना काम चला है। लेकिन ठंडे पानी की बात कहें तो वो लोगों को बिल्कुल नहीं मिल पाता, और जो सप्लाई का पानी है वो भी कितना ठीक है ये भी कह पाना, उसको दुरुस्त कर पाना और भरोसे के साथ कह पाना कि वो पीने लायक है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, और यही हैरान करने वाली बात है कि अस्पताल के अंदर जो मरीजों को पानी दिया जाता है वो पानी उनकी सेहत के लिए ही हानिकारक है। हमारे साथ मुनीब खान भी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर से जुड़े हुए हैं। मुनीब, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हालात कैसे हैं? जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनका क्या कहना है? जी हाँ, बात करें अगर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की तो यहाँ की हालात भी वही है जो औरों हॉस्पिटल की है। यहाँ जब हमने अस्पताल का दौरा किया तो यहाँ देखा कि वाटर कूलर तो लगे हैं, लेकिन वाटर कूलर से ठंडा पानी बिल्कुल, तो यहाँ पर भी परेशानियों का अंबार है। हमारे साथ डॉक्टर विनोद रैना इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी बदहाल स्थिति दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की क्यों है? क्या जो बजट मिलना चाहिए वो बजट उनको नहीं मिल पाता है? दिक्कत कहाँ है? देखिए, बहुत ज़रूरी हमको ये समझना है कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है और उसको एक अच्छे लेवल पे लाना है तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा। देखिए, हॉस्पिटल्स तो हैं लेकिन उनमें स्टाफ की कमी है, उनमें प्रॉब्लम्स है, आप सोच भी नहीं सकते। आप तो मरीज़ों की बात करें, हम तो ये कह रहे हैं कि जो स्टाफ वहाँ पर काम कर रहा उनको भी पानी नहीं मिलता पीने के लिए। एक डॉक्टर जिसकी नाइट ड्यूटी होती है, जो 24 घंटे वहाँ पर काम करता है, उसको भी पीने का पानी साफ़ नहीं मिलता है, चाहे वो कैंटीन हो, चाहे वो वार्ड्स हो, चाहे वो बाहर ओपीडीज़ में हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये आज से नहीं है, ये पिछले सालों से होता जा रहा है। पिछले 15-20 साल से हम इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं और कितना बजट इस पे खर्चा किया गया है इसका कोई अंदाज़ा नहीं। आप तो कहाँ कमी रह जाती है डॉक्टर साहब? ये हमको नहीं समझ आ रही है। देखिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे ख्याल में दिस इज़ ड्यू टू द करप्शन। जो हमारे सिस्टम में एक करप्शन है उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। मेरे को नहीं लगता कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है, इसको 3 दिन में ठीक किया जा सकता है। तमाम हॉस्पिटल्स में आरओज़ लगाए जा सकते हैं, कूलर्स लगाए जा सकते हैं और इनमें इतना ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। लेकिन आप सोच भी नहीं सकते, पिछले 20-25 साल से हम देख रहे हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में प्रॉपर पानी नहीं दिया जा रहा है। ये खाली मरीजों के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये उनके स्टाफ के साथ भी प्रॉब्लम है। इस गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर में जो आदमी हॉस्पिटल में 24 घंटे रहेगा उसको पानी की ज़रूरत है। 3 से 4 से 5 लीटर पानी चाहिए और वो भी साफ़ पानी चाहिए। वो अवेलेबिलिटी नहीं है। ये फैक्ट है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि आप ये देख लीजिए, कहीं पे भी अगर आप जाएंगे ओपीडी में पानी नहीं है, वार्ड्स में पानी नहीं है, आप जनरल वार्ड्स में जाएंगे वहाँ पर पानी नहीं है, आप इमरजेंसी में जाएंगे वहाँ पर पानी नहीं है। और खाली पानी की बात नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर बेड्स बहुत कम है और अगर उन वार्ड्स में बेड्स अवेलेबल है तो ऊपर वाले जो पंखे हैं वो काम नहीं करते हैं, कूलर्स काम नहीं करते हैं, सेंट्रलाइज एसी सिस्टम्स काम नहीं करते हैं, एसीज काम नहीं करते हैं। तो और सबसे बड़ी परेशानी सरकारी अस्पतालों में ये होती है क्योंकि जिसके पास पैसा होता है, थोड़ा बहुत जो प्राइवेट अस्पताल का खर्चा वहन कर सकता है, वो कभी भी सरकारी अस्पताल का रुख नहीं करता है। वजह यह है कि साफ सफाई नहीं होती है। अगर आप सरकारी अस्पतालों के वॉशरूम्स में घुस जाएं, उनके टॉयलेट्स में घुस जाएं तो वहाँ सांस लेना दूभर हो जाता है। और जब सैनिटेशन ही ठीक नहीं होगा तो आप कैसे कह सकते हैं, कैसे मान सकते हैं कि मरीज ठीक हो जाएंगे? देखिए, आप सोच भी नहीं सकते, पिछले साल मैक्सिमम पेशेंट्स बीमार हो गए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेंगू की वजह से। जैसे हमारा प्रेस्टीजियस हॉस्पिटल जिसका नाम है एम्स, वहाँ पर भी पेशेंट्स को डेंगू के मच्छर ने काटा। सफदरजंग अस्पताल आप ले लीजिए, RML, DDU ले लीजिए, सब जगह पे ये प्रॉब्लम हमने देखा। ये क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है। आप ये देख लीजिए कि अगर अस्पताल में आप जा रहे हैं, अगर आप अपने आप को बचाने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? वहाँ पर उल्टा आपको बीमारी मिल रही है। सैनिटेशन नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ पर ऊपर पंखा नहीं है। देखिए, आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपका ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है और आपके जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं है तो आप उल्टा ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। अगर पेशेंट को बुखार आ रहा है, उसको उस वक्त नॉर्मल टेम्परेचर की ज़रूरत है। देखिए, अगर
नॉर्मल टेम्परेचर जो आउटसाइड टेम्परेचर वो 48 डिग्री है और अगर वार्ड का टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर है तो डेफिनेटली उसकी जो रिकवरी होगी बीमारी की वो 2 से 3 गुना फास्टर होगी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ये देख लीजिए कि जब वो वार्ड में जाते हैं वहाँ पर कूलर्स काम नहीं करते हैं, पंखे काम नहीं करते हैं, एसी की तो बात छोड़ ही दीजिए। और यही प्रॉब्लम आपके पास लौटेंगे डॉक्टर साहब, उससे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो बजट इन अस्पतालों को मिलना चाहिए वो बजट मुहैया नहीं हो रहा है या उतना पैसा मिलता है लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इस पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में सरकार आगे क्या कदम उठाने जा रही है, इसके बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा है, ये सुनाते हैं। तो कमियां उसको सुधारने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, सबको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कमियां जल्दी से जल्दी सुधारिए। अरे भैया अभी कितने दिन हुए हैं यार, अभी हम जो सुधारने के लिए कर सकते हैं कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। दिल्ली के लोकल के बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर से जाके पूछिए, बाकी मेरे को जानकारी जो मिल रही है मैं उनको लिख रहा हूँ। तो नई सरकार आई है और दलील ये है कि थोड़ा समय मिलना चाहिए, सुविधाओं को बेहतर कर दिखाएंगे। देखते हैं कि आने वाले समय में कितनी बेहतर हो पाती है हालात जो सरकारी अस्पताल दिल्ली के अंदर हैं। हमारे साथ विश्वजीत भी ऐसे ही एक अस्पताल के बाहर से जुड़े हैं, एलएनजेपी अस्पताल के बाहर हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, सहयोगी जर्नलिस्ट विश्वजीत का रुख करेंगे। विश्वजीत, आपके साथ और लोग मौजूद हैं, उनका क्या कहना है, उनके जो जिन मरीजों की तीमारदारी के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं क्या कहना है, क्या जो सुविधाएं मिल रही हैं खुश हैं उससे, डॉक्टर ठीक से इलाज कर रहे हैं, जगह मिल पा रही है या नहीं? देखिए, मैं अभी हालांकि पानी पर बात हो रही थी तो मैं पानी का ही उदाहरण देना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये दिल्ली के सीलमपुर इलाके से आई हैं और बता रही हैं कि 4-5 दिनों के भीतर जो इनके मरीज का इलाज चल रहा था उसमें 300-400 रुपए का पानी ये पी गए। मैं 8 दिन से नहीं 300-400 रुपए का पानी मैंने पी लिया। खरीदा कोई देखभाल भी जैसे सही तरीके से नहीं है, लेटरिन भी बहुत गंदी गई है, ठंडा पानी भी कुछ नहीं मिल रहा है, कोई समझती ना किसी की बिल्कुल भी। अच्छा, तो मतलब पानी जो ये है मरीज के लिए था, आप लोग कहाँ पर पानी? हमने ऐसे ही इधर उधर से लेकर पानी पिया था, मरीज के लिए 20 रुपए से लेकर आई थी बोतल हमने। अच्छा। और अपने हम जो दो हमें उसके संग रोका, हम इधर उधर से पानी अपने पीते रहे, वो भी ठंडा पानी नहीं है, गर्म पानी कभी इधर से लाई भर के उधर से लाई भर के, इस तरीके से लाई पानी। क्या पानी है ही नहीं बिल्कुल भी। मरीज को एक मरीज को इमरजेंसी के बाहर डाल रखा है, उसको सांस है वार्ड से बाहर फेंक दिया निकाल करके। पानी ज्यादा जरूरी चीज, उसका इलाज अभी बाहर पड़ा हुआ है मरीज, वहाँ सामने इमरजेंसी में देखिए आप करके वहाँ पड़ा हुआ है। क्या हुआ? पेशेंट भी बाहर का है, यहाँ का नहीं, बाहर का है पेशेंट भी दिल्ली से बाहर का है। वो क्यों बाहर निकाल दिया? उसको इलाज नहीं करेगा, इसको ले जाओ अपना, इसके बाद कुछ नहीं है। 7 तारीख से एडमिट था वो बेचारा बंदा और उसकी सीरियस हालत है, या तो मौत का इंजेक्शन लगा के मार के डेड बॉडी दे दे, जिंदा को बाहर फेंक दिया। कितना माँ और बहन उसकी रो रही है, 4 भाइयों का एक लौता भाई है और बिल्कुल पेड़ के नीचे पड़ा है। आप लोग आके देखो, आप लोग आके हम लोग शायद अंदर चल के देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक मरीज को बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ जो लोग आए वही बता रहे हैं, जो यहाँ पर इलाज करवाने दूसरों को आया, अपने परिजनों का इलाज कराने आए हैं, वो यहाँ की समस्या बता रहे हैं कि एक मरीज को बाहर पेड़ के नीचे छोड़ दिया गया है। अभी हम लोग चल के देखेंगे तो हालत निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है। लोग हर चीज के लिए परेशान है, भीड़ भी ज्यादा है, गर्मी भी ज्यादा है, लेकिन शायद सरकार को इसकी चिंता नहीं दिख रही है। बिल्कुल विश्वजीत, आप हमारे साथ बने रहिए और इसी पर हम डॉक्टर विनोद से भी बात करेंगे, लेकिन मुनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। मुनी, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में जो लोग मौजूद हैं उनसे आपकी बात हुई है, क्या कहना है उन लोगों का? चलिए, मोनीब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, मोनीब से जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर विनोद हमारे साथ लगातार स्टूडियो से बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, एलएनजेपी अस्पताल की हकीकत वाकई में शर्मसार करने वाली है। इतना इनसेंसिटिव क्यों हो जाता है? एक डॉक्टर जिसे पृथ्वी पर कहा जाता है कि भगवान का स्वरूप होता है, इतनी इनसेंसिटिविटी क्यों है? और सरकारी अस्पतालों का ही आलम है ये सबसे ज्यादा। देखिए मैडम, जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे तो डॉक्टर उसमें कुछ नहीं कर सकता। आप अगर बेड्स अवेलेबल कराते हैं, आप मेडिकल स्टाफ को नहीं बढ़ा रहे हैं, आप फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं, तो एक डॉक्टर क्या करेगा? आप ये सोच लीजिए, एक अस्पताल में एक डॉक्टर कितने मरीज दिन में दे सकता है?
मैक्सिमम अगर आप यूरोपियन यूनियन में देखेंगे वहाँ पर एक डॉक्टर 3 से 4 पेशेंट देखता है, वही यूनाइटेड स्टेट्स में भी 3 से 4 पेशेंट्स देखता है, इंग्लैंड में खाली 3 से 3 पेशेंट देख सकता है एक डॉक्टर। लेकिन हमारे इंडिया में कितना है, एक अगर ओपीडी लगती है तो तकरीबन 150 से 200 पेशेंट एक डॉक्टर को देखने पड़ते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि देखिए हमारे देश में टेरिशरी रेफर्ड हॉस्पिटल्स नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए, अगर कोई मरीज़ है जिसकी छोटी मोटी कोई बीमारी है वो डायरेक्ट अस्पताल में नहीं जाना चाहिए, उसको डिस्पेंसरी से ही इलाज मिलना चाहिए, क्योंकि उससे लेकिन इस तरह की व्यवस्था तो होनी चाहिए। हमारे साथ विश्वजीत झा लगातार हमारे सहयोगी जर्नलिस्ट बने हुए हैं और एलएनजेपी अस्पताल के बाहर हैं। अभी उनको जानकारी मिली थी कि यही वो मरीज है जिसे डॉक्टर ने इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकाल दिया और ये कहते हुए कि यहाँ इलाज नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं कि परिजन मौजूद हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है, सांस नहीं ली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स ने ये कह दिया, ये कहकर इमरजेंसी वार्ड से बाहर निकाल दिया कि इलाज यहां नहीं हो सकता है। विश्वजीत हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वजीत, यहां से डॉक्टर्स ने क्या कोई भी इलाज उसे नहीं दिया जो थोड़ा सा इलाज देना चाहिए था, क्योंकि सांस हम देख रहे हैं कि सांस नहीं ले पा रहा है मरीज। देखिए, इससे ज्यादा हैवानियत की बात नहीं हो सकती है। ये मरीज कई दिनों से यहाँ पर इनका इलाज चल रहा था और यहाँ पर देख सकते हैं कि अकेले भाई है 4 बहनों में, इनको बाहर निकाल दिया गया अस्पताल से। और ये यहाँ के जो लोग हैं, जो बाहर से लोग आए थे, उनकी बिल्कुल हालत नाजुक, नाजुक हालत में ही अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया है। कहाँ से आए हैं आप लोग? बनारस। क्या हुआ था? इन्हें ब्रेन टीवी थी। डॉक्टर पहले कह रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगा, 1 साल दवाई चलानी पड़ेगी। फिर हम 27 दिन के बाद घर लेके चले गए। फिर दोबारा इसकी तबीयत खराब हो गई तो हम 7 तारीख को एडमिट करें यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि इसे ले जाओ, ये नहीं ठीक होगा। तो हमने उन्हें से टाइम मांगा। हम यहाँ रेंट पे रहते हैं दिल्ली में, तो मकान मालिक ने रूम खाली करवा दिया, कह रहा मर जाएगा तो हमारा कमरा कोई नहीं लेगा। और गांव में मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया तो सब कुछ बिक गया। तो हम अभी डॉक्टर ने बाहर क्यों निकाला? परसों निकाले हैं सब, चौथे दिन 17 तारीख को। तो हम लोग बाहर ही रह रहे हैं। हाँ, हमने डॉक्टर से, हमने नर्स से भी सिफारिश करी कि हमें 2 दिन यहाँ पे रहने दो, मेरा भाई बाहर मर जाएगा। वो कहते नहीं, इसको ले जाओ घर पे, इसकी सेवा करो। हमारा यहाँ पे घर है ही नहीं तो हम कहाँ लेके जाएंगे इसको। साफ तौर से डॉक्टरों ने मरीज को अपने परिवार के भरोसे छोड़ दिया और भगवान भरोसे कह सकते हैं छोड़ दिया। डॉक्टरों के रहने के बावजूद, पूरा अस्पताल परिसर होने के बावजूद यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल जिंदगी और मौत से जूझ रहा है मरीज। बनारस से आया हुआ परिवार है जिन्हें देखने वाला शायद कोई नजर नहीं आ रहा। पूरा का पूरा अस्पताल प्रशासन होने के बावजूद यहाँ पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसे कह दिया गया है कि आप इसे घर ले जाएं, लेकिन जो मरीज के परिजन है वो चाहते हैं कि यहाँ पर उसका इलाज होना चाहिए। क्या ये बताइए आप लोग दवाई भी हमें, अभी मैं पूरे 1.5 घंटे से इन लोगों को देख रही हूँ और पता है मैंने ही शुरुआत मैंने ही करी है। सबसे कहा पैसे दो, ये गरीब फैमिली है, और मैंने ही हंगामा जोता कि भाई डॉक्टरों को इस तरह नहीं करना चाहिए। सांस है तो आस है, जब सांस ही, अब सांस टूट गई, अब ये मर गए, अब तो बचाएंगे हम किसी तरह। और देखिए ये दवाई ये भी मंगाई डॉक्टरों ने, सड़क पे बिठाल के खिलाएगी ये दवाई। इतने खराब पेशेंट को, इसको ऑक्सीजन की जरूरत थी अभी। तो साफ तौर से अगर इनका सही तरीके से ध्यान रखा जाता, इलाज किया जाता तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन पूरी तरह से लापरवाही देख सकते हैं अस्पताल प्रशासन की ओर से। यहाँ पर हमारे कैमरे को भी रोका जा रहा है, पुलिस के लोग आए हैं, यहाँ के प्रशासन के लोग आए हैं, हमें भी रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बिल्कुल हालात कह सकते हैं कि लापरवाही की जो इंतहा होती है वो लापरवाही का आलम साफ तौर से दिख रहा है। मरीज बाहर, अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहा है, लेकिन अस्पताल की ओर से कोई देखने वाला नहीं। मेरा आदमी बीमार है, उसने सो लेगा, इन्होंने भर्ती नहीं करा, वो बैठा है, देखो कितनी हालत खराब है। सिर्फ अंदर आने के बाद ये एक नजारा है कि हर कोई परेशान है, अपनी बातें कह रहा है, बयां कर रहा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन है कि सुनने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि सिक्योरिटी वाले आ गए हैं जो कि हमें यहाँ से निकलने के लिए कह रहे हैं। अगर हम निकल जाएंगे तो पता नहीं इनकी आवाज आगे और कौन पहुंचाएगा।
जी बिल्कुल विश्वजीत, बहुत शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें हैं और ये आलम है अस्पतालों का। दिल्ली के सरकारी अस्पताल जहां वो लोग इलाज कराने आते हैं जिनके पास पैसा उतना नहीं होता है कि वो जो प्राइवेट अस्पताल है वहां जाकर इलाज करवा सके। और ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी जर्नलिस्ट विश्वजीत हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वजीत, यहाँ मौजूद और लोगों का क्या कहना है, क्योंकि हमने देखा कि सिक्योरिटी के जो लोग आए हैं वो कैमरा पर्सन को धक्का दे रहे हैं, आपको यहाँ से हटने के लिए कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको सुन नहीं पा रहा, लेकिन जो हालात है देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड हम लोगों को निकालने के लिए बाहर आ चुके हैं, लेकिन जिस मरीज को देखने के लिए डॉक्टरों को आना चाहिए था, अस्पताल प्रशासन को आना चाहिए था, वो बिल्कुल यहाँ से गायब नजर आ रहा है। शायद मरीज की दम निकल चुकी है, वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। काफी 4 दिनों से वो अस्पताल के बाहर यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसे दवाई भी बाहर से लोगों ने मंगवा कर दी, लोगों ने मदद करके किसी तरह से उनके लिए व्यवस्था की, लेकिन जो हालात है वो विश्वजीत, मरीज की स्थिति क्या है? विश्वजीत, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो मरीज की स्थिति क्या है? विश्वजीत जी, सवाल आप दोहराएंगे? विश्वजीत, मरीज की स्थिति क्या है? देखिए, अभी भी हालांकि उसकी सांसें चल रही है, लेकिन अगर ये लोग कह रहे हैं कि अगर इन्हें सही तरीके से इलाज दिया जाए तो अभी ये कम से कम इन्हें बचाने की कोशिश की जाए तो थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन जिस तरह से दिख रहा है लगता नहीं कि इनमें कोई जान बची है। हालांकि उम्मीद लोगों ने नहीं छोड़ी है, लोग अभी भी कोशिशों में लगे हैं कि किसी से व्यवस्था की जाए। लोग जो थक हार चुके थे उनकी ओर व्यवस्था की जा रही है। अब ये लोग कह रहे हैं कि जी क्या चाहती हो? भैया, हम यहाँ से 3 दिन पे रोड पे पड़े, हमारी किसी ने मदद नहीं करी, डॉक्टरों से हमने सिफारिश करी है, हमें उन्होंने नहीं सुना। नर्स से हमने कहा कि हमें रहने दो, मेरा भाई बाहर मर जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इन्हें डॉक्टरों ने मारा है भैया मेरे भाई को। हमारा बस यही सपोर्ट था, हमारा कोई नहीं है इसके भी। हमारे गाँव में कुछ नहीं, यहाँ बस यही था जो था हमारा। हमारी 3 बहन है, छोटी छोटी, सबसे बड़ी मैं हूँ और मेरी माँ है, मेरे पापा भी नहीं है। एक माँ और एक बहन की पीड़ा दे सकते हैं कि क्या है, क्या बीत रही है। और निश्चित रूप से एक बिल्कुल कह सकते हैं कि लापरवाही भरा रवैया लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल है ये दिल्ली का। के बाद भी हम देख रहे हैं कि एक भी डॉक्टर अस्पताल से बाहर नहीं आया है इस मरीज को देखने के लिए। विश्वजीत, आप तक आवाज पहुंच रही है? सवाल दोहराएंगे? एक भी डॉक्टर, इतनी देर हो गई लेकिन एक भी डॉक्टर देखने के लिए नहीं आया। इतना हंगामा हो रहा है, ये दिखाता है कि डॉक्टरों को कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, ये हाल है हमारे देश में अस्पतालों का। देखिए, ये चूंकि अस्पतालों की कमी है, ये एक बड़ा सवाल है कि अस्पताल कम है, मरीजों की तादाद ज्यादा होती है, लेकिन मरीजों को इस तरह से छोड़ दिया जाए, डॉक्टरों के होते हुए, इतनी व्यवस्था होते हुए राजधानी दिल्ली में आकर अगर मरीज दम तोड़ जाए, उन्हें 4 दिन तक बाहर भेज दिया जाए, वो बाहर से दवाई मंगवाया जाए और बाहर ही उनका ट्रीटमेंट किया जाए, तो यह निश्चित रूप से शर्मनाक बात कही जा सकती है। देख सकते हैं कि यहाँ भी एक मरीज पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर वो पड़े हुए हैं और इन्हें भी देखने वाला कोई नहीं है, अंदर एंट्री नहीं मिली है। और हो सकता है कि अब भविष्य क्या हो, भगवान भरोसे कह सकते कि ना, यहाँ भी डॉक्टरों ने छोड़ दिया। हालांकि पीछे जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि वो बनारस से आया हुआ परिवार था जिसने कि करीब शायद बताया जा रहा है कि वो दम तोड़ चुका है। हालांकि डॉक्टरों ने अभी तक उन्हें देखा नहीं है कि उसकी क्या हालत है, क्या वो मृत भी हो चुका है या नहीं हो चुका है, उसे ये भी कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन बार बार मुझे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि मैं यहाँ से हट जाऊँ। पुलिस वाले भी आ गए, इन्होंने भी डॉक्टर को बुलाने की सुध नहीं ली, मुझे हटाने की कोशिश जरूर की जा रही है। सिक्योरिटी के जो प्राइवेट सुरक्षा गार्ड है वो भी हमें हटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन ना तो अस्पताल प्रशासन की ओर से और ना ही डॉक्टरों ने यहाँ आकर उनके सुध लेने की कोई कोशिश की है। जी बिल्कुल, डॉक्टर विनोद रैना हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रैना साहब, ये असलियत है हमारे अस्पतालों की, दिल्ली के अस्पतालों की। ये एक ऐसी असलियत है जो वाकई में इंसानियत को शर्मिंदा करती है और हमारी आंखों के सामने इस मरीज ने दम तोड़ा है। देखिए, बहुत ही शर्मनाक है ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए। ऐसे हालत नहीं होनी चाहिए। इस मरीज़ को बेड की ज़रूरत थी। शायद अगर हमने इस पेशेंट को वक्त पे उपचार दिया होता, वेंटिलेटर की मदद से इसको वेंटिलेटर पे डाला होता, तो शायद हम इस पेशेंट की मदद कर सकते थे
ऑक्सीजन की भी अगर हम सप्लाई स्टार्ट कर सकते थे या आईवी फ्लूइड्स का यूज़ कर सकते थे तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि इस पेशेंट की जान बच सकती थी या उसकी हम इम्प्रूवमेंट ला सकते थे हालत में। इस हालात में हम ऐसे मरीज़ को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि एक तो वो अपनी बीमारी से जूझ रहा है। अब मान के चले कि अगर उसको ब्रेन की टीबी है तो दैट मीन्स कि उसको बुखार भी आ रहा होगा, और जो बाहर टेम्परेचर है वो तकरीबन 47-48 डिग्री टेम्परेचर है, उससे उसका जो टेम्परेचर बॉडी का वो और बढ़ गया होगा और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जब बाहर पेशेंट इस हालात में होगा तो डेफिनेटली उसकी जो हालत है वो डिटेरियोरेट होगी, वो इम्प्रूव नहीं होगी। देखिए बिल्कुल इनह्यूमन बिहेवियर है, ऐसे पेशेंट को बेड की ज़रूरत है, उसको हॉस्पिटल में रखना चाहिए था और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए था, ये बहुत ज़रूरी था, इसको छुट्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है कि अस्पताल जहां पर लोगों को इलाज मिलता है वहीं एक मरीज इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। डॉक्टर रैना, ये दलील देना ऐसे में कि इतने मरीजों को किस तरीके से देख सकते हैं या एक साथ इतने मरीजों का इलाज नहीं हो सकता है। इस केस में जो केस हमने अभी देखा है, जिसमें अभी हमारे और आपके सामने दम तोड़ा है, इस केस में डॉक्टर्स का ये कह देना कि बेड नहीं है, इलाज नहीं हो सकता, एक डॉक्टर कितने मरीजों को देखेगा, इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है। यहाँ पर कमी, यहाँ सरकार की ने क्या व्यवस्था की है, क्या नहीं की है, अस्पतालों में बजट है या नहीं है, इससे परे भी तो, इससे इतर भी तो होती है एक ह्यूमैनिटी, जिसे हम इंसानियत कहते हैं। देखिए ये आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हमको एक चीज को और भी हमको भूलना नहीं चाहिए कि एक सिस्टम को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहाँ पर बेड्स की ज़रूरत है, वहाँ पर हमको फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पर हमको स्टाफ की ज़रूरत है। देखिए अब हर एक एबनॉर्मलिटी को डॉक्टरों के ऊपर नहीं डाल सकते। देखिए डॉक्टर एक छोटा सा एक माध्यम है एक सिस्टम चलाने में, वो पूरा सिस्टम को नहीं चला रहा है। पूरे सिस्टम को चलाने के लिए आपको हॉस्पिटल चाहिए, आपको बेड्स चाहिए, आपको वार्ड चाहिए, आपको स्टाफ चाहिए, मीनियल स्टाफ चाहिए। वो चीज़ें हमारे देश में नहीं है, क्योंकि ये इससे सहमत हैं हम डॉक्टर रैना, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि ऐसी कंडीशन में आपके और हमारी आंखों के सामने ये हुआ है, मरीज तड़प रहा है, बाहर हंगामा हो रहा है, मीडिया इसे कैद कर रही है, हमारे कैमरों ने इसे कैद किया है तस्वीरों को, लेकिन उसके बावजूद कोई डॉक्टर निकल कर नहीं आता है। ये गलत बात है, ये इनह्यूमन बिहेवियर हम कह सकते हैं। डेफिनेटली ऐसे पेशेंट को तुरंत से तुरंत, देखिए ये अभी भी इस पेशेंट को इमरजेंसी वार्ड में ले सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि इमरजेंसी वार्ड में इसको वहां पर एडमिट नहीं करेंगे। इनको तुरंत से तुरंत, मैं आपके रिपोर्टर के माध्यम से परिवार वालों को ये आगाह करना चाहता हूं कि वो तुरंत से तुरंत इन पेशेंट को वहां से उठाएं और वो इमरजेंसी वार्ड में ले लें, और डेफिनेटली उनकी इमरजेंसी वार्ड में उनकी प्रॉब्लम्स को टेक ओवर किया जा सकता है। अभी भी अगर वहाँ पर उनकी सांस चल रही है और अगर पल्स है तो डेफिनेटली आपके जो वहाँ पर कॉरेस्पोंडेंट है वो वहाँ पर उनको गाइड करें और वो इस पेशेंट को वापस इमरजेंसी वार्ड में ले जाएं। इमरजेंसी से ही बाहर निकालकर उस मरीज को रखा गया था, 3 दिन से वो बाहर था। इमरजेंसी से वापस भेजा होगा, वार्ड ने उनको डिस्चार्ज किया होगा, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज में वो वापस नहीं भेज सकते। वो डॉक्टर रैना, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ विश्वजीत, हमारे जर्नलिस्ट लगातार बने हुए हैं। विश्वजीत LNJP अस्पताल के बाहर है। और इस वक्त हमारे साथ कृष्णा तीरथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। कृष्णा जी, जो हालात हैं आपको बता दें कि LNJP अस्पताल में अभी इन तस्वीरों में हमने देखा, हमारे सभी दर्शकों ने लाइव देखा है किस तरह से एक मरीज ने दम तोड़ दिया। हेलो जी कृष्णा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। कृष्णा जी, हम अस्पतालों की बदहाली दिखा रहे हैं क्योंकि सरकार आपकी भी रही, उसके बावजूद किस तरह से बदहाल अस्पताल है, और अभी हमारी आंखों के सामने, हमारी दर्शकों की आंखों के सामने एक मरीज ने दम तोड़ा है। ये असलियत है दिल्ली के अस्पतालों की। देखिए ये चीजें तो बड़ी दुखदाई हैं, लेकिन जब भी अगर अस्पताल हमारे सरकारी हैं तो हर व्यक्ति का हमारा बनता है अधिकार की अपना इलाज कराए। अगर ऐसा हुआ है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ी दुख की बात है कि सभी डॉक्टर्स को देखना चाहिए इसे, और कैसा भी इलाज है उसको इलाज देना चाहिए। इलाज के बाद जो भी उसको रेफर करना है, जहाँ करना है, उसको सब तरह से ठीक करना हमारी अपनी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन जब सरकार रहती है उस वक्त ये जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा जब भी रहा, इतनी जो तरक्की की है पिछले इतने वर्षों में,
पिछले 10 सालों में वो अस्पतालों को अपग्रेड कराया गया, अस्पतालों को अच्छा बनाया गया, अस्पतालों में बेड ज्यादा दिए गए, लेकिन आज स्थिति ऐसी क्यों है, इसको देखने की बात है। लेकिन हमारे साथ कृष्णा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक मेहमान, खास मेहमान, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वो सदस्य हैं। उनका खुद का मानना है कि सरकारी अस्पतालों में कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है। पीने का पानी यहाँ मरीजों की तो दूर, जो डॉक्टर वहाँ पर मौजूद हैं वो उन तक को पानी नहीं मिलता है। आपके पास हम आएंगे, डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। संबित साहब, ये हालात हमने दिखाए हैं दिल्ली के अस्पतालों के, जहाँ पर मरीज कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में होता है उसे बाहर फेंक दिया जाता है कि यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता। 1 महीने तक इलाज चलता है, उसके बाद बाहर रख दिया जाता है। 47 डिग्री जहाँ तापमान है वहाँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिस प्रकार की परिस्थिति है अभी मौसम की, उसमें कोई मरीज अगर बाहर जाता है उसकी क्या हालत होगी, मैं भी एक डॉक्टर के नाते ये समझ सकता हूँ। मुझे लगता है हर्षवर्धन जो कि अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं भारतवर्ष के, दिल्ली के सभी अस्पतालों का दौरा भी कर रहे हैं। पूरी परिस्थिति की जायजा लेने के पश्चात इस विषय में सुधार के लिए जरूर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन सुधार, सरकारें आती हैं, सरकारी चलती हैं, बदल जाती हैं, सिर्फ ये कहा जाता है कि बेहतरी होगी, लेकिन बेहतरी नहीं हो पाती है। पात्रा साहब, यही सच्चाई है। जो खर्च होना चाहिए वो खर्च नहीं हो पाता। अगर कांग्रेस के कोई प्रवक्ता है तो उनसे पूछिए, इससे पहले 10 साल के लिए केंद्र में और 15 साल के लिए दिल्ली में उनकी सरकार थी। स्वाभाविक रूप से ये काम पहले उनका पात्रा साहब, क्या राजनीति से ऊपर उठकर नहीं इस पर कुछ किया जा सकता है, या सिर्फ ये कह देना कि पहले जो सरकार थी उन्होंने काम नहीं किया, हमारी सरकार काम करेगी? पहले जो क्या राजनीति से ऊपर उठकर नहीं होना चाहिए? से ऊपर उठ के ही कहा था। मैंने कहा था कि मैं भी दुख समझ सकता हूं, मगर अभी 20 दिन सरकार का आते हुए 20 ही दिन हुए हैं। स्वाभाविक रूप में 20 दिन में कोई नई बिल्डिंग भी नहीं बन सकती है, मगर हम बिल्कुल अपने हेल्थ पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पात्रा साहब, हमारे साथ एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, IMA के सदस्य हैं, आपसे बात करना चाहते हैं वो। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर विनोद रैना हूँ, लेकिन जो मैंने तस्वीरें देखी हैं और जो मैंने विजुअल्स देखे हैं, ऐसी हालत किसी पेशेंट के साथ नहीं होनी चाहिए। मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप ये देख लीजिए कि पेशेंट को ब्रेन टीबी था और टोटल डिहाइड्रेटेड वहाँ पर लेटा हुआ है, उसको बिल्कुल IV फ्लूइड्स की ज़रूरत थी, उसको बेड की ज़रूरत थी, उसको वार्ड की ज़रूरत थी, लेकिन उस पेशेंट को बाहर रखा गया। आप सोच भी नहीं सकते। मुझे लगता है कि अभी हमको कन्फर्म नहीं हुआ कि पेशेंट है कि नहीं है, लेकिन ऐसे हालात में कोई भी पेशेंट, अगर नॉर्मल आदमी को भी हम रखेंगे जिसको छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम होगी, उसको भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये एक सीरियस पेशेंट है, इसको हॉस्पिटल से बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। बात रखिए विनोद जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी जर्नलिस्ट विश्वजीत लगातार बने हुए हैं। हंगामा हो रहा है LNJP के बाहर इस वक्त। विश्वजीत, अभी क्या हालात है वहाँ? मरीज की स्थिति के बारे में क्या जानकारी है, पहले ये बताएं। सिक्योरिटी वाले जबरदस्ती हमें बाहर कर रहे हैं, यहाँ से हमें निकाला जा रहा है। और कि किस तरह से हमें यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, प्राइवेट बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि कवर कर रहे हैं यहाँ पर वो इस पूरी जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं LNJP के बाहर, कवर नहीं करने दिया जा रहा है। अस्पताल के ये सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि यहाँ से खदेड़ रहे हैं जिया न्यूज के जर्नलिस्ट को, और साथ ही यहाँ पे कैमरा पर्सन जो मौजूद है उनको जबरन बाहर निकाला जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच बता दें आपको कि मरीज को देखने के लिए कोई डॉक्टर अस्पताल से बाहर नहीं आया है, जो हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल कर आया है, क्योंकि मरीज को वार्ड से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर से कोई मरीज बाहर नहीं आया। बेशक जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको जरूर भेज दिया गया कि जिया न्यूज के जो संवाददाता जो कवर कर रहे हैं पूरा, उनको बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन इतनी जहमत किसी एक डॉक्टर ने नहीं उठाई कि जो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में एक मरीज है उसको देख सके, एक बार आकर देख सके। हमारे साथ विश्वजीत लगातार हमारे जर्नलिस्ट बने हुए हैं। विश्वजीत, आपको बाहर निकाल दिया गया, हमने देखा इन तस्वीरों में कि किस तरह से जबरन बाहर निकाला गया है आपको और हमारे कैमरा पर्सन को, लेकिन एक डॉक्टर नहीं आया, उस बिल्डिंग से बाहर निकलकर डॉक्टर नहीं आया देखने के लिए मरीज को।
देखिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि हम लोग अंदर कवर करने गए थे, लोगों ने शिकायत की थी कि अंदर जो है मरीज को बाहर छोड़ दिया गया है। हम लोग कवर करने गए थे अंदर से एक भी डॉक्टर तक नहीं पहुंचे जो कि उसको बता पाए कि उसकी मौत हो गई या वो जिंदा है या मर चुका, ये बताने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन हमें हटाने के लिए बहुत सारे सुरक्षा गार्ड है, हमें धक्का देकर बाहर निकाला गया है और ये कहा गया कि आप अनुमति लेकर आइए तब आपको अंदर कवर करने दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि सरकारी अस्पताल के भीतर अनुमति लेकर हम जाएंगे तो ये चीजें हमें देखने को मिलेंगी? ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसी चीजें छुपाने की कोशिश सरकार की ओर से क्यों की जाती है। और सीएमओ जो यहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है या जो एमएस है यहाँ के, उन्हें भी सामने आना चाहिए, आखिर बात की सफाई देनी चाहिए। आखिर इस तरह से अगर मरीजों की मौत हो रही है तो उसके जिम्मेदार कौन है? हालांकि हम लगातार जो हेल्थ सेक्रेटरी है उन्हें भी फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो भी फोन पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसको सामने लाए। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि एक पर्दा डाल दिया गया है। जो सुरक्षा गार्ड हैं उनकी मनमानी निश्चित रूप से कही जा सकती है। उन्हें जो आदेश दिया जा रहा है आदेश के मुताबिक उन्होंने मुझे बाहर कर दिया है। अब हम लोग बाहर हैं। अंदर ये भी एक शिकायत की गई है कि जो उनका जो कार्ड था, जो उस मरीज का कार्ड था, उस कार्ड पर भी कुछ चेंजेस किए गए। वो कार्ड लेकर अभी तुरंत जब उसकी डेथ हुई है तो उसके बाद कोई स्टाफ उसके कार्ड को लेकर अंदर गया था और उसमें कुछ काट छांट करके वो कार्ड फिर से बाहर। विश्वजीत, क्या इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि मरीज की सांसें रुक चुकी हैं? चलिए विश्वजीत से हम जुड़ेंगे, हमारे जर्नलिस्ट लगातार बने हुए हैं एलएनजेपी अस्पताल के बाहर और एक बहुत ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। अस्पतालों की ये स्थिति है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो आज जिया न्यूज़ के कैमरे में कैद हो गया। डॉक्टर रैना, ऐसे कितने ही केसेस होते होंगे जो मरीजों को बाहर निकाल दिया जाता है वार्ड से ये कहते हुए कि यहाँ बेड नहीं है, इलाज नहीं हो सकता, कहीं और लेकर जाइए। और इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो 1 महीने इलाज इसी अस्पताल में चला लेकिन 3 दिन पहले बाहर निकाल दिया गया। देखिए, कभी कभार डॉक्टरों को ऐसे कठिन डिसीजन लेने पड़ते हैं कि पेशेंट को वापस भेजना पड़ता है घर, क्योंकि जो बीमारी है वो प्रोलॉन्ग्ड होती है, उसको बहुत टाइम लगता है ठीक होने में। लेकिन इस केस में मेरे को बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बिल्कुल इनह्यूमन बिहेवियर है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते जो पेशेंट को इन डॉक्टरों ने या जो स्टाफ ने बाहर किया है उसकी वजह से इस पेशेंट की जो हालत है वो और बिगड़ गई है। क्योंकि डॉक्टर है ना, क्या प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या अस्पताल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसे डॉक्टरों को इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और उनको रेस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। जब तक हम सिस्टम में चेंजेस नहीं लाएंगे तब तक हम इस सिस्टम को ठीक नहीं कर सकते। बहुत कठिनाई है, बहुत मुश्किलें हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जो एक गरीब आदमी है जिसको एक आस होती है। डॉक्टर आपको रोकना चाहेंगे, गोपाल राय हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। राय साहब, ये तस्वीर हमने दिखाई है अस्पतालों की, दिल्ली के अस्पतालों की, क्योंकि आपकी भी सरकार यहाँ पर रह चुकी है। बेहतरी कोई नहीं करता है, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की आए, लेकिन दिल्ली के जो अस्पताल है वो पहले भी बदहाल थे, बदहाल है और शायद बदहाल ही रहेंगे। नहीं, आपके बातों में पूरी तरह से सत्य नहीं है। आम आदमी पार्टी के 48 दिन की सरकार के दौरान किसी भी हॉस्पिटल की क्या स्थिति थी, आप अगर जरूर लोगों से तहकीकात करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। उस समय जो भी सरकारी हॉस्पिटल से लोगों की दवाएं मिलने लगी थी, एडमिशन के लिए लोगों की जो लाइनें थी खत्म हुई थी। तो आम आदमी पार्टी ने, देखिए इन सब चीजों के पीछे भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार उस समय खत्म किया और सीधे आम आदमी की पहल और आम आदमी की पूछ हॉस्पिटलों में बनी थी। और निश्चित रूप से वो समय बहुत कम था जिसमें हम जो बुनियादी तौर पर पूरे दिल्ली के स्वास्थ्य के ढांचे को जो बदलना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, हम वो नहीं। राय साहब, आपसे मेरा एक सीधा सवाल है कि कोई भी पार्टी, आपकी भी पार्टी जब आई, महंगाई मुद्दा होता है, बिजली पानी मुद्दा होता है, सब मुद्दा होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं मुद्दा क्यों नहीं होती हैं? क्यों नहीं कहा जाता है ये मैनिफेस्टो में कि हम सुविधाएं बढ़ा देंगे, अस्पतालों को सही कर देंगे? बिजली पानी तक नहीं मिलता है यहाँ मरीजों को, इलाज तो दूर की बात है। हमारे जो 5 सबसे प्रमुख मुद्दे हैं उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, दिल्ली के शिक्षा की स्थिति को बेहतर करना और स्वास्थ्य, ये दोनों हमारे टॉप 5 के मुद्दे में शामिल है। और हमने उस दौरान वो काम किया। कभी अगर आप वहाँ किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के चर्चा करेंगे उस 48 दिन, तो आपको लोग बता देंगे उस 48 दिन में क्या तब्दीली हुई थी।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अब जरूरत यहाँ पर है राजनीति से ऊपर उठने की, और जिस तरह के हालात है वाकई में चौंकाने वाले हैं। और खुद इन तस्वीरों में हमने आपको दिखाया है, डॉक्टर्स तो आकर नहीं देखा उन्होंने कि क्या मरीज के हाल है, लेकिन जो नजर आ रहा है बचने की उम्मीद बहुत कम है मरीज की। और सुनाते हैं आपको कि इलाज के लिए यहाँ आए मरीज के परिजनों ने क्या कहा। हम यहाँ से 3 दिन पे रोड पे पड़े, हमारी किसी ने मदद नहीं करी, डॉक्टरों से हमने सिफारिश करी है, हमें उन्होंने नहीं सुना। नर्स से हमने कहा कि हमें रहने दो, मेरा भाई बाहर मर जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। इन्हें डॉक्टरों ने मारा है भैया मेरे भाई को। हमारा बस यही सपोर्ट था, हमारा कोई नहीं है इसके बिना। हमारे गाँव में कुछ है नहीं यहाँ। तो इस परिवार का अकेला सपोर्ट था ये शख्स जिसने शायद दम तोड़ दिया है, क्योंकि कोई मरीज को देखने यहाँ नहीं आया। बेशक सिक्योरिटी गार्ड्स को ज़रूर भेज दिया गया और हमारे कैमरा पर्सन के साथ, हमारे जर्नलिस्ट के साथ बदसलूकी की गई, उन्हें बाहर खदेड़ दिया गया, क्योंकि असली तस्वीर दिखा रहे थे हम सभी दर्शकों को। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस मरीज की जिसने शायद दम तोड़ दिया है। लगे हैं कि किसी और ऐसे ही कई मरीज यहाँ बैठे थे। हमने तस्वीरों में दिखाया भी आपको कि कई और मरीज थे जिनको वार्ड में नहीं रखा गया, ये कह के कि यहाँ पर इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है डॉक्टर रैना कि यहाँ इन सरकारी अस्पतालों में वो लोग जाते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। अब वहाँ पर भी अगर इलाज नहीं मिलेगा, और दिल्ली के ही नहीं, दिल्ली के आसपास के इलाकों में दूर दराज से आते हैं कि राजधानी में एक अच्छा शायद यहाँ पर सुविधाएं मिल जाएं, लेकिन असलियत ये नहीं है। असलियत क्या है ये हमने अभी दिखाया अपने दर्शकों को। असलियत ये है जो आपको अभी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमको हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने की, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की, और एक सिस्टमिक एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए पेशेंट्स को कि किस पेशेंट को कहाँ पर हमने एडमिट करना है, कि किसी पेशेंट को एडमिट करना कि नहीं करना है। टेरिशरी हॉस्पिटल्स होने चाहिए जहाँ पर हम सीरियस पेशेंट्स को ज़्यादा ध्यान दें, उनको एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट दें, और जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनको हम बिल्कुल छांट दें, वो टेरिशरी हॉस्पिटल में ना जाए। जिनका नॉर्मल इलाज हम छोटे छोटे डिस्पेंसरीज में, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में उनका इलाज कर सकते हैं, लेकिन जो सीरियस पेशेंट है उनको हम डायरेक्ट रेफर टेरिशरी हॉस्पिटल्स में करें और वहाँ पर उनका ध्यान दें। क्योंकि आप ये देख लीजिए, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हम 150 करोड़ की एक पूरा बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ लोग रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल चाहिए, डॉक्टर चाहिए। आप सोच भी नहीं सकते कि डॉक्टर्स को हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर तंग किया जाता है, नर्सेज को अपॉइंट नहीं किया जाता है। डॉक्टर्स डिग्रियाँ लेके बैठे हैं, वो प्राइवेट प्रैक्टिस में बेचारे बैठे हुए हैं, उनको गवर्नमेंट सर्विस नहीं मिलती। आप मीनियल स्टाफ को देखिए, बहुत कम लोग हैं वार्ड्स में, बेड्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट की जो आपने बात कही है डॉक्टर रैना, ये कौन देखेगा सरकारी अस्पतालों में? जैसा कि हम जानते हैं, क्या पैसा नहीं मिलता है, उतना पैसा नहीं होता है जितना प्राइवेट प्रैक्टिस में मिल जाता है? क्या ये एक वजह है? नहीं मैडम, बेसिकली हॉस्पिटल्स में पोस्ट ही नहीं है। आप ये सोच भी नहीं सकते कि इतने डॉक्टर्स हमारे स्केस्ट नहीं है, हमारे पास इतने डॉक्टर हैं कि वो विदेश में जा रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते, जो इंडियन डॉक्टर्स है वो टोटल इंग्लैंड का सिस्टम चलाते हैं, मेडिकल सिस्टम पूरा इंग्लैंड का इंडियन डॉक्टर से चलता है। सेम अमेरिका में भी तकरीबन 70% ऑफ जो डॉक्टर्स हैं टोटल, उसमें इंडियंस हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, अरब एमिरेट्स की, सारी जगह हमारे डॉक्टर्स हैं। हमारे देश में डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिलती हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब आप एक मरीज एक उम्मीद से हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पर वो डॉक्टर जो है उसके ऊपर इतना बर्डन होता है, वो जहाँ पर उसको 20 पेशेंट देखने होते हैं वहाँ पर वो दिन के 150 पेशेंट देख लेता है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर नेग्लिजेंस होंगी, वहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगी, वहाँ पर परेशानी होगी। लेकिन क्योंकि आप आईएमए के मेंबर हैं, इसलिए आपसे ये सवाल मैं पूछ रही हूँ डॉक्टर रैना कि यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या करेगा? आपने देखा अपनी आंखों के सामने कि किस तरह से मरीज, जिसकी संभावना, आप डॉक्टर हैं, आप समझ गए होंगे कि कितनी क्रिटिकल उसकी सिचुएशन है, और शायद उसने दम भी
तोड़ दिया है, क्योंकि कोई डॉक्टर तो वहां देखने के लिए आया ही नहीं। तो यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का स्टैंड क्या होगा? देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बहुत बार रिक्वेस्ट भेजी है, तब जितने भी गवर्नमेंट्स आती हैं उनके साथ उन्होंने काम किया है, उनको रिक्वेस्ट भेजी है, बहुत बार इल्तिजा भी किया है कि आप हमारे डॉक्टर्स को आप पोस्ट क्रिएट करें, नौकरियां दें हमको, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। रियलिटी में ऐसी चीज़ें होती नहीं है, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि हमारे पर कैपिटा तकरीबन 5000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर नियुक्त है इंडिया में। ये बहुत ज़्यादा है। हमको डॉक्टरों को नियुक्त करना चाहिए, हमको मेडिकल एजुकेशन का सिस्टम चेंज करना चाहिए, हमको अपग्रेडेशन के लिए, जैसे डॉक्टर अगर MBBS कर रहा है उसको अगर MD करनी है तो उसके लिए कोई एग्जाम नहीं होना चाहिए, उसको ऑटो अपग्रेडेशन होना चाहिए। वो अगर 3-4 साल किसी हॉस्पिटल में किसी डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए। और इसकी वजह से क्या होगा, क्वालिटी ऑफ जो मेडिसिन है वो इंप्रूव होगा, क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस इंप्रूव होगी और क्वालिटी ऑफ जो डॉक्टर्स है वो इंप्रूव होगा। लेकिन ये तो हम अब भविष्य की बात कर रहे हैं कि किस तरह से इसको सुधारा जा सकता है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आलोक शर्मा साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपको बता दें, अगर आपको जानकारी नहीं है तो जिया न्यूज़ कवर करने गया था LNJP में किस तरह के हालात हैं, और जो हमारे कैमरे ने देखा है, जो हमारे दर्शकों ने देखा है, वो वाकई में हिला देने वाला है, शर्मिंदा करने वाला है, क्योंकि हमारे कैमरे के सामने एक मरीज ने दम तोड़ा है। वजह ये कि उसको इलाज नहीं मिला। जी आलोक जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि इतनी बदहाल क्यों है स्थिति? आपकी सरकार भी रही यहाँ पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर क्यों नहीं ध्यान होता है सरकार का? देखिए, इसके दो विषय हैं। एक विषय तो केवल यही है कि जहां तक हॉस्पिटल्स में जो कर्मचारी हैं उनका जो मानवीय रवैया होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं शिथिलता और गिरावट आई है। ये तो समाज का एक जो नकारात्मक पहलू है वो है। लेकिन सरकार का भी जो जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की स्थिति ना हो, उसके लिए कांग्रेस सरकार ने भी काफी प्रयास किए। लेकिन इस समय जिस समय भाजपा की सरकार जब से आई है और माननीय हर्षवर्धन महोदय बार बार घूम रहे हैं, तो केवल घूमने से और दौरा करने से, कैमरे और मीडिया को साथ ले जाकर वहां दौरा करने से कुछ नहीं होगा। इन पर कहीं ना कहीं नियंत्रण के लिए खुफिया तरह से काम करना होगा। जिस तरह के हालात दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के, खास तौर पर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के, इन सभी अस्पतालों के हो गए हैं, इनके ऊपर बहुत जरूरी है कि लगाम लगाई जाए। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर विनोद रैना बैठे हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। उनका ये कहना है कि वैकेंसी ही क्रिएट नहीं की जाती है। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि सरकार का इंटेंट नहीं है सुधारने का। देखिए, 2004 से लेकर 2014 तक मैं समझता हूँ 784 से लेकर 2600 कुछ डॉक्टर्स की जो संख्या है वो बढ़ी है। लेकिन एक इसका सच्चाई का पहलू ये भी है कि दिल्ली के अंदर पिछले 15 वर्षों में आबादी लगभग डबल हो गई है और दिल्ली के अंदर तमाम अस्पतालों में साथ के राज्य जो पड़ोसी राज्य हैं उन राज्यों से भी बहुत से मरीज आते हैं। इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। तो पूरा दोष एकदम डॉक्टर्स पर थोप देना भी गलत होगा, पूरा दोष जो है अस्पताल प्रशासन पर थोप देना गलत होगा। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक जो लोग हैं उनको इस दिशा में और कठोर, सख्त एवं सकारात्मक आलोक जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, डॉक्टर रैना हमारे साथ मौजूद हैं, वो बेहतर तस्वीर आपके सामने पेश कर पाएंगे। सर देखिए, आप सोच भी नहीं सकते कि पिछले 10 साल में हमारे दिल्ली की पॉपुलेशन अगर डबल होगी है तो कितने मरीज बाहर से हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं। आप एम्स की बात करें, सफदरजंग, LNJP, RML या DDU, सर यहाँ पर डॉक्टर्स की बहुत कमी है। आप सोच भी नहीं सकते कि एक एक डॉक्टर को कितने मरीज देखने पड़ते हैं। जो डॉक्टर आपने नियुक्त किए हैं उससे मेरे ख्याल में तकरीबन 15 से 20 गुना डॉक्टर हमको चाहिए, तब जाके हम सिस्टम को तकरीबन पटरी पे ला सकते हैं। यहाँ पर बहुत कमी है डॉक्टर्स की, एक एक डॉक्टर के ऊपर इतना बोझ है सर, आप सोच भी नहीं सकते। आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, 2-3 चीजें कहना चाहूंगा कि दिल्ली जो है देश की राजधानी है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक शून्यता है। ये मेरा व्यक्तिगत निजी विचार है कि दिल्ली के अंदर जो माइग्रेशन है बाकी राज्यों से, अगर उसको किसी तरह से नियंत्रित नहीं किया गया, मैं पुनः रिपीट करूंगा, मेरा ये निजी मत है, तो भौतिक संसाधन चाहे कितने भी आप क्रिएट कर लीजिए, उनके ऊपर इतना दबाव बना हुआ है इस टाइम, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़कें ले लीजिए आप। आज मेट्रो के अंदर देखिए आप किस तरह से भीड़ होती है। तो कहीं ना कहीं एक व्यापक स्तर पर केंद्र सरकार को इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
लेकिन केंद्र में तो सरकार अभी बदली है आलोक जी, इससे पहले तो आपकी ही पार्टी की सरकार थी। और माइग्रेशन की बात अगर आप कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर भी राजनीति को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए? क्योंकि अपने प्रदेश में लोगों को नौकरियां नहीं मिलती है, इसलिए माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन की कोई और वजह नहीं है। खास तौर पर पिछले अगर 20 वर्षों में देखें तो झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य ऐसे रहे जहां पर राजनीतिक शिथिलता रही, राजनीतिक अव्यवस्था रही और वहां पर जिस तरह का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उसी की वजह से काफी माइग्रेशन दिल्ली की तरफ रहा। तो अभी उसके लिए सैटेलाइट टाउन्स की बात, जैसे कि नोएडा काफी अच्छा एक हब सेंटर बना है, गुड़गांव बना है, बहादुरगढ़ बना है, सोनीपत बना है, विकास चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद जितनी जनसंख्या माइग्रेट करती है उसको पूरी तरह से नियंत्रित करना एवं उसको पूरी सुविधाएं देना किसी एक बड़े चैलेंज से कम नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी जिया न्यूज़ से बात करने के लिए। तो यहाँ पर डॉक्टर है ना, हमने देखा एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, सरकार का भी, डॉक्टर्स का भी, क्योंकि जो तस्वीर हमने देखी है, हम सरकार को दोष बाद में देंगे, सबसे पहला कसूर तो उन डॉक्टर्स का है जो उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकले इस मरीज को देखने के लिए। शायद जान बच जाती अगर इसको एडमिट कर लिया जाता, तो क्या इतनी भी स्पेस नहीं थी, इतनी भी जगह नहीं थी कि इतने क्रिटिकल हालत में किसी एक मरीज को वहां पर ऑक्सीजन ही दे दिया जाता? देखिए, मेरे को ये समझ आ रहा है कि देखिए जब इनकी छुट्टी होगी तो तब कुछ डॉक्टर होंगे ड्यूटी पे, लेकिन फिर उसके बाद शायद डॉक्टरों को इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि वो इतने बिजी होते हैं अपने काम पे, इतना प्रेशर होता है तो शायद वो बाहर नहीं जाते हैं हॉस्पिटल के कि देखने के लिए कोई मरीज़ वहाँ पर है कि नहीं है। देखिए, ये प्रशासन को ये चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई मरीज़ है तो उसको वो बाहर ना भेजे, उसको रेफरल। देखिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो वहाँ से, अगर एक पेशेंट है वो गरीब है वो कहाँ जाएगा, वो वहाँ से रेफ़र कहाँ से कराएगा? देखिए, बहुत ज़रूरी है हमको कुछ स्टेप्स उठाने के लिए, जहाँ पर हमको सिस्टमिक चेंज लाना पड़ेगा, जहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा, हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा पेशेंट्स को। देखिए, ऐसे पेशेंट जो है ये सुपर क्रिटिकल पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट को आप किसी भी हालत में डिस्चार्ज नहीं बना सकते, आप उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते और ना उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते, क्योंकि आप ये देख लीजिए ट्रांसपोर्टेशन में ही इस पेशेंट की जान जा सकती है। बिल्कुल, बहुत दिक्कतें हैं, बजट नहीं मिलता है, सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक वो नहीं होना चाहिए कि हम ये दलील देते हुए कह दें कि क्योंकि हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं इसलिए एक मरीज की जान चली गई। किसी व्यक्ति की जान इतनी सस्ती नहीं हो सकती है, ये समझना होगा डॉक्टर्स को भी, ये समझना होगा राजनेताओं को भी। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर रैना जिया न्यूज़ पर आने के लिए और तमाम इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जिया न्यूज़।